दोस्तों WTC के बाद तो टेम्पा बाबूमा एंड कंपनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऑस्ट्रेलिया को पहले धो दिया और अब इंग्लैंड को 2 मैचेस में लगातार जीत दर्ज करी है। पहला मैच 7 विकेट से जीता, दूसरे मुकाबले में पहले तो 330 रन ठोके, फिर उसके बाद एम वक्त पे आके इंग्लैंड को 325 रन पे रोक दिया और 5 रन से जीत दर्ज कर ली। ओडीआई सीरीज भी अपने नाम कर ली। यहां पर साउथ अफ्रीका इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। वेल, जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की तो यहां पर एक डेफिनेट चेंज हमें देखने को मिलना था और वो थे साकिब महमूद। हालांकि टीम उस लेवल पर परफॉर्म कर नहीं पाई। पहला मैच में तो 131 के आसपास ही ऑल आउट हो गए थे, बल्लेबाजी उस लेवल पर रही नहीं और चूंकि टारगेट इतना कम था तो साउथ अफ्रीका ने इजीली वो चेस कर लिया था। यहां पर एक बार फिर आदिल राशिद के अलावा सिर्फ एक जोफ्रा आर्चर थे जिन्होंने सेकंड ओडीआई में विकेट्स निकाले थे। उसके अलावा कोई भी गेंदबाज परफॉर्म करता नजर नहीं आया। हालांकि बल्लेबाजी में टीम ने डिसेंट कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश जरूर करी, जहां जॉस बटलर, जो रूट और जेकब बेथेल जैसे खिलाड़ी आगे बढ़कर रन स्कोर करने की कोशिश करते हैं लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। खैर, अब बारी है तीसरे ओडीआई मुकाबले की। वेल, ये जो मुकाबला है कल यानी कि 7 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार शुरू होगा और मैदान रहेगा द रोज बाउल साउथहैम्पटन में जाकर इस सीरीज का, ये जो ओडीआई सीरीज है इसका समापन होगा, जहां इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका होगी आमने सामने इन द थर्ड ओडीआई मैच। वेल, इस मैच से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में दोस्तों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां प्रोवाइड करने वाला हूं जिससे आप इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का एक बेहतर आकलन कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए पिच रिपोर्ट के साथ। साउथहैम्पटन का मैदान जो है वो अधिकतर ओडीआई के फॉर्मेट में 32 मुकाबले जो खेले गए हैं उसमें 16 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए देखा गया है जीतना और 14 बार सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स ने जीत दर्ज करी है, जहां पर 2 मैचेस का कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। एवरेज स्कोर 254 का है, जहां लोएस्ट स्कोर यूएसए के नाम रहा 65 रन और हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का है 373 रन। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो वो जो एवरेज स्कोर है उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वेल, 5 बार स्कोर जो है वो 200 से नीचे गया, 6 बार स्कोर 200 से 249 के बीच, 13 बार स्कोर 250 से 299 के बीच और 6 बार स्कोर 300 प्लस जा चुका है। अब यहां पर हमने अमूमन 250 से 280 के बीच का टारगेट देखा है, लेकिन जब हम दोनों टीम्स को कंपेयर करते हैं तो एक डिसेंट स्कोर हमें देखने को मिल सकता है इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। Well, now let's talk about the team performance in Southampton. Well, इंग्लैंड ने अपने ही घर में 22 मुकाबलों में से 14 मैचेस इस ट्रैक पर जीते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका ने खेले हैं 5 मुकाबले जिसमें से 2 मुकाबले वो साउथहैम्पटन में जीत चुके हैं। और जहां तक बात है दोनों टीम्स की, इस साउथहैम्पटन के मैदान में जो 2 मुकाबले हुए, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले, एक मैच दोनों टीम्स ने जीता है। अब यहां पर दोस्तों एक ओवरऑल आकलन भी कर लेते हैं हेड टू हेड का। टोटल 73 मैचेस दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, जिसमें से 30 मुकाबले इंग्लैंड ने और 37 मैचेस साउथ अफ्रीका के नाम रहे हैं। यानी कि अभी फिलहाल पलड़ा जो है साउथ अफ्रीका का भारी नजर आ रहा है और वो इसलिए भी क्योंकि इंग्लैंड में जो मैचेस हुए हैं, भले ही इंग्लैंड ने 17 और साउथ अफ्रीका ने 11 मैचेस जीते हैं, लेकिन जब हम लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो यहां पर साउथ अफ्रीका ने सीधा 4 मैचेस बैक टू बैक जीते हैं। यह मुकाबला जीतकर ना सिर्फ वो इंग्लैंड को 3-0 से मात देंगे, बल्कि लगातार ऑन द ट्रॉट इंग्लैंड को 5 मैचेस ओडीआई में हरा देंगे। वेल, ऐसे में ये जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है इसमें क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वेल, इंग्लैंड की ओर से अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर में कोई बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर और जेकब बेथेल हमें नजर आएंगे अलॉन्ग विद विल जैक्स। ये है बैटिंग लाइनअप। जो डेप्थ है उसमें ब्रेडन कार्स भी आ जाते हैं। हालांकि ओवरऑल कार्स जो है वो यहां पर इस बार उस लेवल पर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दिए हैं। दोस्तों, टॉप ऑर्डर में जेमी स्मिथ का भी इनकंसिस्टेंसी इस बार साफ देखी। पहले मैच में वो रन स्कोर करते हैं, दूसरे मैच में एक बार फिर वो शांत रहते हैं और शांत रहता है यहां पर बेन डकेट का बल्ला। दोनों मैचेस में चला नहीं है। अब शायद, जैसा मैंने पहले मैच में भी बोला था, बेन डकेट का बल्ला चलेगा तो शायद इंग्लैंड की किस्मत खुलेगी। वेल, यहां पर जो रूट ने डिसेंट परफॉर्म किया है, जिन्होंने दूसरे ओडीआई में जाकर 61 रन बनाए 84 की स्ट्राइक रेट से, और इन्हें यहां पर सपोर्ट मिला था जॉस बटलर की ओर से, जो कि 61 रन बनाते हैं 119 की स्ट्राइक रेट से। और इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा हैरी ब्रूक तो उस लेवल पर परफॉर्म करते नहीं है, लेकिन जेकब बेथेल ने डिसेंट परफॉर्म किया है। 145 की स्ट्राइक रेट से 58 रन जोड़ते हैं। इन तीनों बल्लेबाजों के बलबूते पर इंग्लैंड जो है वो सेकंड ओडीआई में लगभग साउथ अफ्रीका को, जो साउथ अफ्रीका का 330 रन का जो टारगेट जो था उसको लगभग चेज करते दिखाई दे रहे थे। बट वंस अगेन टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता, लोअर मिडिल ऑर्डर से भी ज्यादा योगदान आता नहीं है, जिसकी वजह से एक बार फिर
साउथ अफ्रीका की जीत दर्ज होती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो सेटबैक है इंग्लैंड के लिए वो है इनका बॉलिंग अटैक। मात्र दो बॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए परफॉर्म किया है। पहले है आदिल राशिद जिन्होंने दोनों ही मैचेस में विकेट्स निकाले। जो पहला ओडीआई था उसमें एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने 3 विकेट लिए थे। दूसरे मैच में भी आकर 2 विकेट लेते हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो आदिल राशिद 5 विकेट ले चुके हैं 4.2 की इकॉनमी से। और दूसरे ओडीआई में जाकर इन्हें सपोर्ट मिलता है जोफ्रा आर्चर का जो 4 विकेट चटकाते हैं 6.2 की इकॉनमी के साथ। अब इन 2 बॉलरों के अलावा आप साकिब महमूद को लेके आते हैं। सोनी बेकर जिन्होंने अभी फिलहाल द 100 में डिसेंट परफॉर्म किया था, उन्हें चांस मिला था, लेकिन उनकी जगह एक बार फिर साकिब महमूद को लाया जाता है जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 8-9 विकेट ले चुके थे, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, पहले और सेकंड ओडीआई मैच के प्री मैच एनालिसिस में। लेकिन यहां पर साकिब महमूद भी भाई शांत नजर आते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ना ब्रेडन कार्स की गेंदबाजी में वो दम दिखाई देता है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है इंग्लैंड के लिए जिस पर उन्हें काम करने की जरूरत है। और ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये तो विजय रथ पर सवार हो चुके हैं टेम्पा बवुमा एंड कंपनी, जहां पर WTC जीतने के बाद टेम्पा बवुमा ने वो एक एनर्जी सी लेके आ गए हैं टीम में और लग रहा है कि यार इस बार कहीं मतलब दूर की कौड़ी है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये वो रास्ता ना बना रहे हो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। वेल ये बात बहुत आगे की है, लेकिन फिलहाल ये एक नींव डाली जा सकती है टेम्पा बवुमा द्वारा। वेल जहां तक बात है साउथ अफ्रीकन टीम के टॉप ऑर्डर की, तो एडन मार्करम इस बार कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका पहला मैच चला था, बाकी 2 मैचेस में उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट राइट नाउ अगेंस्ट इंग्लैंड इन्होंने 2 मैचेस में 135 रन ठोक दिए हैं 113 की स्ट्राइक रेट से। वहीं मैथ्यू ब्रिट्सकी को मौका मिला, जी हां ब्रिट्सकी यहां पर टीम में शामिल हुए थे और टोनी डिजॉर्जी की जगह, टोनी डिजॉर्जी क्योंकि उस लेवल पर परफॉर्म कर नहीं रहे थे जितनी उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर चांसेस मिले हैं। डिजॉर्जी ने उस लेवल पर परफॉर्म किया नहीं है और ये मैथ्यू ब्रिट्सकी के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जहां उन्होंने इस लेवल पर आकर डिसेंट परफॉर्म किया। 85 रन ठोके 110 की स्ट्राइक रेट से। एडन मार्करम के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी हुई और यहीं पर डिवॉल्ट ब्रेविस की जो वो क्लच पारी थी जहां पर वो 210 की स्ट्राइक रेट से 42 रन ठोकते हैं, वो एक ऐसी पारी थी जिसने साउथ अफ्रीका को 330 के आसपास तक लाने में मदद करी थी। तो ये 3 बल्लेबाजों पर एक बार फिर नजर रखनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप लाइनअप पर गौर करें तो यहां पर आपको ट्रिस्टन स्टब्स भी मिलेंगे जिनका परफॉर्मेंस डिसेंट रही थी। टेम्पा बवुमा अलॉन्ग विद कॉर्बन बॉश, ये एक लाइनअप ऐसा है जो कि काफी डेडली कॉम्बिनेशन लेके आता है, डेप्थ प्रोवाइड करता है साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को, और खास तौर से तब जब इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब रही बात इनके बॉलिंग अटैक की, तो यहां पर भी भाई साहब भर भर के ऑप्शन मौजूद है। कॉर्बन बॉश से लेकर यहां पर मुथुस्वामी को लेके आए अलॉन्ग विद केशव महाराज, नादेबर्गर, लुंगियनगिडी और व्यान मुल्डर का ऑप्शन था यहां पर। व्यान मुल्डर अगर फिट होते हैं, क्योंकि शायद थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे जिसकी वजह से यहां पर मुथुस्वामी को टीम में लाया गया था, अगर वो फिट होते हैं तो वो वापस टीम में आ सकते हैं और आ सकते हैं कगिसो रबाडा। दोस्तों बॉलिंग अटैक के ऑप्शंस आप देखिए यहां पर, और जैसा मैं आपको बता रहा था केशव महाराज के तो भाई वारे न्यारे हो रखे हैं। फिलहाल उन्होंने अगर आप देखें 6 विकेट चटका दिए हैं 2 मैचेस में 5.2 की इकॉनमी से। साउथहैम्पटन का मैदान कैसा परफॉर्म करता है, क्या स्पिनर्स को उतनी तवज्जो देगा साउथहैम्पटन का मैदान, वो देखना हो दिलचस्प होगा। लेकिन उसकी भाई कोई लोड नहीं है क्योंकि यहां पर आपको नादेबर्गर जैसा गेंदबाज मिलता है जो 4 विकेट ले चुके हैं, 6.5 की इकॉनमी है। लुंगी एनगिडी के हाथ भी 2 विकेट लगे हैं 6.1 की इकॉनमी से। एंड माइंड इट, व्यान मुल्डर ने भी 3 विकेट ले लिए हैं पहले ओडीआई में, तो वो चीज भी ध्यान रखिएगा। यहां पर ऑप्शंस भरपूर हैं साउथ अफ्रीका के लिए। बस अब यहां पर देखना होगा दिलचस्प कि क्या इंग्लैंड की टीम भाई ये सीरीज में 3-0 से हारने से बच सकती है या नहीं। वेल इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद दोस्तों आपके क्या ओपिनियन है? क्या आपको लग रहा है यहां पर साउथ अफ्रीका इजीली जीतेगी ये तीसरा मैच, या फिर इंग्लैंड फाइट करते हुए भाई किसी तरह से ये 2-1 से सीरीज को खत्म करना चाहेगी या खत्म करेगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। डू शेयर योर थॉट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक क्रिकेट लाइन गुरु। तो दोस्तों मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, क्योंकि भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान का फाइनल मैच भी होने वाला है, उस पर भी आपको पूरा वीडियो देने वाला हूं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।